राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरों के प्रति जो है आप अगर नफ़रत फैलाने की कोशिश करेंगे तो कई कई बार अराजकता वाली स्थिति हो जाती है। देश में अमन कायम रहे, शांति और चैन की नींद आप सोएं, इसकी ज़रूरत है। और ये कई बार इसको हम देखते हैं, इसकी मिसिंग देखते हैं, कहीं ना कहीं इसकी कमी देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देखते आए हैं। क्या हमारा देश भी उस दिशा में जा रहा है? क्या हमारे देश में ऐसी अराजकता वाली स्थिति नहीं है? बांग्लादेश जैसी स्थिति न हो, लेकिन अराजक तत्वों का जो प्रादुर्भाव है वो बढ़ते हुए हम नहीं देख रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहूँगा आपके पास। कैसे देखा जाए और कैसे नहीं चेता जाए बांग्लादेश से? अगर आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे जो देश की और देश की जनता के अनुकूल नहीं होगा, तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। यह भी तथ्य है, बांग्लादेश की घटना यह बताती है कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से कितना ही मजबूत कर लीजिए, अगर आपके में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर के गंभीरता नहीं है तो स्थिति आ सकती है कि देश छोड़ के भागना पड़े। श्रीलंका की जो घटना थी, आर्थिक क्षति पहुंचने की, आर्थिक रूप से बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले स्थिति में पहुंच गई थी वहां की सरकार। बांग्लादेश की स्थिति नहीं है। बांग्लादेश की जीडीपी बहुत अच्छी है, आर्थिक विकास बहुत अच्छा है, औद्योगिक विकास बहुत बढ़िया है, बेरोजगारी का दौर कम है, लेकिन सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से इस तरह कई तरह की नीतियां बनाने का प्रयास किया, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। यह बात आपको सोचनी पड़ेगी, जनता क्या, आप अपने नैरेटिव नहीं बना सकते, संभव नहीं है ये। और कुछ सीमा तक ही, और अपने समर्थकों के बूते भी आप सत्ता में नहीं रह सकते। इस संघर्ष में अवामी पार्टी के समर्थकों ने कम संघर्ष नहीं किया है, बहुत विरोध किया, वो भी सड़क पर उतरे हैं। और जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी हैं उनका भी जगह जगह झड़प हुई है। इन्हीं झड़पों का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। आंदोलन में इतनी थोड़ी हिंसा होती है, लेकिन ये परिणाम हो। तो आप अपने समर्थकों के बल पर अपनी सत्ता बनाए रख लेंगे, यह चलने वाला नहीं है। ये घटनाएं साबित करती है। अगर आप लोगों के राजनीतिक सामाजिक हितों की, बिंदुओं की चिंता आप नहीं करेंगे, तब इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। और लोगों की संवेदनाओं को छूने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप राजनीतिक रूप से कितने ही मजबूत हो, चौथी बार चुनाव जीती हैं, लेकिन चौथे चुनाव में ही शेख हसीना को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा हुए, उसमें आंतरिक स्तर पर भी और विदेशी स्तर पर भी। विदेशी जानकारों ने भी चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के तमाम सवाल पैदा किए थे। यह चिंता का विषय जरूर है कि अगर आप ऐसे तत्वों को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं तो उन तत्वों के खिलाफ आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। आप तंत्र से नहीं लड़ सकते हैं, तंत्र के बूते नहीं लड़ सकते हैं। आप, शेख हसीना ने उपलब्धि हासिल की, बीएनपी को खारिज कर दिया था, जबरदस्त पार्टी थी, लेकिन उस बीएनपी की ताकत को खत्म कर दिया। और जो मेजर जनरल निषाद सत्ता पे काबिज रहे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, बाद में उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसी बांग्लादेश की जनता है। लेकिन अगर आप इन अपने विरोधियों से राजनीतिक स्तर पर न निपट के आप उनके खिलाफ तंत्र का दुरुपयोग करेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलता। यह भी एक बहुत बड़ा सबक है। अब शेख हसीना लौटेंगी, क्या होगा? वहां की सेना ने जो अभी अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की घोषणा की है, देखो उसकी क्या स्थिति होती है। लेकिन वो तत्व जो हमेशा से भारत विरोधी काम करते रहे हैं, भारत के साथ हमेशा से उनके एक विद्वेषपूर्ण रवैया रहा है, अगर वो ताकतें सत्ता में आती हैं, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि आशंका दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो आती हैं तो वो भारत के हित में नहीं होगा। और भारत चारों तरफ से अपने विरोधियों या अपने हितों के विरुद्ध काम करने वाले शासकों से घिरा हुआ नजर आएगा। जहां तक देश के विपक्ष की बात है, हमारे देश में विपक्ष की भूमिका है, संयोग से राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा नेता सामने आया है जो किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक लाभ नहीं देखना चाहता, और सरकार से मुद्दों के आधार पर, और वो मुद्दे जो जनता के बीच से निकले हुए हैं, वो कृत्रिम मुद्दे नहीं बनाते हैं। अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के नाम पर कोई एजेंडा चलाना चाहते हैं तो ये जनता के बीच से निकला हुआ मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों में कितनी बार इसका समाधान कर चुका है।
सर्वोच्च न्यायालय वक्फ की संपत्तियों को खुदा की संपत्ति की संज्ञा दी है। अगर किसी वक्फ कोई वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी है जो नियमों के विरुद्ध अर्जित की गई है, कोई फर्जी तरीके से ले ली गई है, प्रलोभन और लालच दे के ले ली गई है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। लेकिन वो आप कहने से नहीं होगा। आप तथ्यपरक बात कीजिए। आप मस्जिद भी किसी ऐसी संपत्ति पर नहीं बना सकते हैं जो आपने किसी को डरा धमका के हासिल किया, खुदा वहां नहीं रहता जी। आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? जो शिक्षण संस्थान, ये संपत्तियां ऐसी नहीं है जो खरीदी गई हैं। वह कोई संपत्ति होती है जिसको लोग दान करते हैं। उस संप्रदाय को मानने वाले लोग, उस परंपरा में जीने वाले लोग अपनी जमीन दे देते हैं कि इसका प्रयोग विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए या धार्मिक कार्यों को लिए किया जाए। आप उनसे अपनी उनकी संपत्ति लेना चाहते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में एक नजुल भूमि का बिल लेकर के आए। अब उनके इस पार्टी के भीतर विरोध हो गया और उसको प्रवर समिति को भेजना पड़ा। जो बिल विधानसभा में जबरदस्त ध्वनिमत से पारित हुआ, विधान परिषद में जाकर के इसी सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए। आपको लगता है, एहसास हो जाता है किसी न किसी मौके पर वक्फ की संपत्ति को लेकर के एक नैरेटिव बनाना नहीं है तो और क्या है? अब जिस ध्रुवीकरण की राजनीति को करते रहे हैं, करना चाहते हैं और हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी का तो हिस्सा है। 40 संशोधन लेकर के आ रहा है। अरे किस तरह का संशोधन है भाई? सामने आएगा तब समझ में आएगा। इसकी जरूरत क्या है? अभी तत्काल इसकी आवश्यकता कहां पड़ गई? अभी जो मुद्दे हैं सरकार के सामने, वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का सवाल है, आर्थिक विषमता का सवाल है। उस पर आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। रोजगार सृजन के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी आप बात नहीं करना चाहते। अगर आप देश में जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप बीमा के ऊपर 18% का जीएसटी लगा देंगे, आप यह भी अध्ययन नहीं करना चाहते हैं कि जो लोग एक बार स्वास्थ्य बीमा लेते हैं उसमें से कितने % लोग दोबारा उसको खरीदते हैं, रिन्यूअल कितने लोग कराते हैं, और अगर वो संख्या गिर रही है तो क्यों गिर रही है? इस आधार पर भी आपको निर्णय ले लेना चाहिए था अब तक। लेकिन यह तब संभव है जब आप लोगों के सरोकारों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, जो दिखता नहीं है। राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा नेता सामने जरूर आया, देश के सामने आया, जो लोगों की हर समस्या के साथ जुड़ना चाहता है जी। वह उससे उसको कितना राजनीतिक लाभ होगा यह उसकी चिंता नहीं है। वह एक वर्ग से नहीं जुड़ना चाहता, वो कुकियों से मिलना चाहता है, वो मैथियों से ही मिलना चाहता है, और दोनों से कहता है कि आप शांति बहाली कीजिए, हिंसा में कुछ रखा नहीं है, हिंसा से किसी वर्ग का फायदा नहीं होने वाला। यह जो राजनीतिक पहल है और जो विपक्ष के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ जनविश्वास है, कम से कम हमको, हमारे तमाम जैसे इस देश के नागरिकों को लगता है कि जो इस देश के लोकतांत्रिक परंपराएं और संस्थाएं हैं वो सुरक्षित रहेगी। यह जो अन्य देशों में हालात बने, कम से कम हमारे देश में उस तरह की स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि अभी एक कंधा ऐसा उपस्थित है जिसके सामने आकर के लोग अपनी बात कर सकते हैं। तो ये पूरा बांग्लादेश की घटना सभी राजनीतिक दलों के लिए एक तरह का संदेश है कि आपको जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा और आप केवल अपने समर्थकों के बल पर सत्ता में बने नहीं रह सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जनता की